let us start with 12th standard topic, rotational motion. Okay, this topic is very interesting because it comes under motion. मोशन में देखा जाए ना तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिफरेंट टाइप के मोशन पढ़ चुके हैं. एक है रोटेशनल मोशन, देन अभी जो पढ़ने वाला है, देन है ट्रांसलेशनल मोशन, देन वाइब्रेशनल मोशन. So vibrational motion comes under oscillation, okay, and the rotational motion that we are going to study today is quite interesting. Let's begin this particular topic. To understand rotational motion though, first you have to understand what exactly a rigid body is. Okay, so let's say rigid body के बारे में बात कर रहे हैं. So rigid body is any body, मतलब ऐसा नहीं कि ये ऐसे रैंडम शेप में हो, it can be of any shape, but it is that body on which no matter how much force you applied, shape and size of the body will not change. That means example लेके चलो, समझो मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन, तो भी ये बॉडी का शेप साइज चेंज नहीं होना चाहिए. समझो लगाया 100 न्यूटन, फिर भी शेप एंड साइज नहीं चेंज होना चाहिए. समझो लगाया 10⁵ दैट इज़ 1 लाख न्यूटन, फिर भी इस बॉडी का शेप नहीं चेंज होना चाहिए. अरे इनफैक्ट अगर मैंने इसके ऊपर इन्फिनिटी न्यूटन भी लगाया ना, फिर भी शेप एंड साइज चेंज नहीं होना चाहिए. और यही रीज़न है कि दिस कंसेप्ट इज़ आइडियल, क्योंकि ऑब्वियसली ना तुम लोग एक बार एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा फोर्स लगाओगे, कोई भी बॉडी अपना शेप चेंज करेगी. सो दिस कंसेप्ट इज़ आइडियल. ऐसी कोई बॉडी एग्जिस्ट नहीं होती, बट अपने कंसिडरेशन के लिए वी कंसिडर सम बॉडीज एज रिजिड बॉडी. फॉर एग्जाम्पल स्टोन. सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड अबाउट रिजिड बॉडी? अ रिजिड बॉडी इज दैट बॉडी इन विच नो मैटर how much force is applied, shape and size of the body won't change. ये एक चीज़ समझी तुम लोगों को. दूसरी चीज़, दिस इज नथिंग बट आइडियल कंसेप्ट. तो ऐसी कोई बॉडी इन रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं होगी. एंड इसका एग्जाम्पल क्या लिया था हम लोगों ने? स्टोन. मतलब स्टोन जैसे कुछ बॉडीज़ है जिसको हम लोग रिजिड बॉडी की तरह कंसिडर करते हैं. अभी व्हाई डू वी कंसिडर रिजिड बॉडी? क्योंकि देखो, विजुअलाइज करो, अगर मैं फोर्स लगाता और ये फोर्स बॉडी का शेप एंड साइज चेंज कर रहा है, तो ये बॉडी को घुमाएगा ही नहीं ना. क्योंकि रोटेशनल मोशन क्या होता है? रोटेशनल मोशन ऐसा मोशन है जहाँ पे बॉडी रोटेट होती है अबाउट एन फिक्स एक्सिस, अबाउट अ फिक्स एक्सिस, है कि नहीं? तो अभी विजुअलाइज करो कि अगर मैं ये बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया और ये फोर्स ने बॉडी का शेप एंड साइज चेंज कर दिया, तो बॉडी घूम नहीं रहा है ना, तो रोटेशनल मोशन में पढ़ ही नहीं पाऊंगा. तो ये जो बॉडी का शेप एंड साइज चेंज होने का फिनोमिनॉन है, मैं उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ. तो रोटेशनल मोशन में जितने भी बॉडीज हम लोग पढ़ेंगे वो कैसे होंगे? रिजिड बॉडीज होंगे. समझ गए? रिजिड बॉडी छोड़ के जस्ट फॉर योर नॉलेज और दो तरह के बॉडी होते हैं, मतलब नॉन रिजिड बॉडी के अंदर, जिसको हम बोलते हैं इलास्टिक बॉडी एंड एक है प्लास्टिक बॉडी. इसको तुम लोगों ने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में ऑलरेडी पढ़ा है. सो रिजिड बॉडी समझा, क्लियर हो गया. अभी व्हाई डोंट आई कंसिडर द कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया? सुना होगा ना तुम लोगों ने इनर्शिया. मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं एक ब्लॉक लूँ और इस ब्लॉक को बोलूँ आगे आ. देखो, मैंने उसको सिर्फ बोला है कि आगे आ या मेरे तरफ आ. क्या ये आ पाएगा? बिल्कुल नहीं आ पाएगा. एंड उसके बिहाइंड का रीज़न भी बहुत सिंपल सा है. उसके पास एबिलिटी नहीं है कि वो खुद ब खुद मूव हो सके. तो दिस इनएबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू मूव ऑन इट्स ओन इज व्हाट वी कॉल एज इनर्शिया. क्या बोला मैंने? inability of the body, inability of the body to move, या फिर बेटर वर्ड में यूज कर सकता हूँ, टू ट्रांसलेट ऑन इट्स ओन. ये तो इनर्शिया हुआ, है कि नहीं? बट अभी विजुअलाइज करो, वही बॉडी लेते हैं और इस बॉडी को अभी मुझे मूव करना है. तो एक बात पता चल गई, इनर्शिया मतलब रेजिस्टेंस होता है, बॉडी अपने आप मूव नहीं कर सकती. तो इसके ऊपर क्या लगाते हैं हम लोग लगाते हैं फोर्स, है कि नहीं? तो एक चीज़ और लिख सकते हैं हम लोग, टू ओवरकम इनर्शिया वी नीड फोर्स, है कि नहीं? तो फोर्स अगर मिला
तो हम लोग इनर्शिया को आराम से ओवरकम कर सकते हैं। ये इनर्शिया कौन प्रोवाइड करता है पता है? ट्रांसलेशनल मोशन में ये इनर्शिया प्रोवाइड करता है मास। ओके, सो आई कैन से इट इज़ प्रोवाइडेड बाय मास। कैसे मास प्रोवाइड कर सकता है, इसको भी विजुअलाइज करते हैं। तो मान के चलो मेरे पास एक छोटा ब्लॉक है जो है 1 kg का, और एक छोटा उससे बड़ा ब्लॉक है जो है 5 kg का। किसको मूव करने में ज़्यादा फोर्स लगेगा? ऑब्वियसली 5 kg को। सो देख रहे हो क्यों क्यों ज़्यादा फोर्स लग रहा है? क्योंकि उसमें मास ज़्यादा है ना, दैट इज़ 5 kg। समझ रहे हो? सो इनर्शिया कौन प्रोवाइड करता है ट्रांसलेशनल मोशन में? मास प्रोवाइड करता है। तो जैसे यहाँ पे इनर्शिया पढ़ा हम लोगों ने, वैसे एक और कंसेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी ये कंसेप्ट क्या है वो भी पढ़ो, एकदम ध्यान से सुनो। जैसे यहाँ पे होता था, इट इज़ इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू ट्रांसलेट ऑन इट्स ओन। अगर समझो मैंने एक बॉडी ली और उसको बोला रोटेट हो, बोला सिर्फ मैंने कि हाँ बाबा तू रोटेट हो, क्या वो रोटेट हो पाएगी? बिल्कुल नहीं ना, अपने आप कैसे रोटेट हो पाएगी? सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? इट इज inability of the body to rotate on its own। तो जैसे ट्रांसलेशनल में तुमको लगा था फोर्स, वैसे रोटेशनल में क्या लगेगा? रोटेशनल में लगेगा टॉर्क, क्योंकि किसी भी बॉडी को रोटेट करने के लिए, प्योरली रोटेट करने के लिए तुम्हें लगता है टॉर्क। सो कैन आई से टू ओवरकम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेट्स से एम आई, एंड इसको डिनोट करते हैं गाइज आई से। हाँ, टू ओवरकम मोमेंट ऑफ इनर्शिया वी नीड टॉर्क। आई होप तुम लोग को समझा। एक और छोटी सी चीज़ याद रखो, जैसे इनर्शिया प्रोवाइड करता है मास, वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड होता है दो चीज़ों पे। एक चीज़ होती है मास और दूसरी चीज़ होती है रेडियस या फिर डिस्टेंस का स्क्वायर। क्या बोला? एक चीज़ होती है मास और दूसरी चीज़ होती है डिस्टेंस का स्क्वायर। हम लोग और डिटेल में इसको देखने ही वाले हैं। आई होप तुम लोग को इतनी चीज़ें समझी। नेक्स्ट, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ना डेफिनेशन बहुत सिंपल सा है। देखो क्या बोलता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इट इज़, मतलब मैं पहले फॉर्मूला लिखता हूँ एंड यूजिंग दैट फॉर्मूला आई विल एक्सप्लेन यू द डेफिनेशन। ओके, सो द फॉर्मूला गोज लाइक दिस: मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू सम ऑफ, देखा समेशन साइड, देन प्रोडक्ट ऑफ, मतलब मल्टीप्लिकेशन आने वाला है, मास ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। अच्छा, ये ऐसे करके कुछ मैंने फॉर्मूला लिखा है, जनरलाइज फॉर्मूला। ओके, देखा है फॉर्मूला क्या लिखा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये देखो, ये कैसे विजुअलाइज करेंगे, उसके लिए क्या करते हैं, एक डायग्राम क्रिएट करते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे एक डायग्राम क्रिएट किया। ऑब्वियसली किसी भी बॉडी को रोटेट करने के लिए हमें ज़रूरत है एक्सिस ऑफ रोटेशन की, तो मैं यहाँ पे एक एक्सिस बनाने की कोशिश करूँगा। सो आई विल मेक दिस एक्सिस, है ना। तो ये एक्सिस बन गया अपना। ये डॉटेड लाइन क्या इंडिकेट करती है कि ये बॉडी के आर पार जा रहा है। दैट मीन्स हम लोग इस सिस्टम को 3D में विजुअलाइज कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन हो रहा है। सो ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का एक्सिस। देखो विदाउट एक्सिस रोटेशनल मोशन एग्जिस्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर बॉडी रोटेट हो रहा है तो वो अबाउट किसी एक्सिस पे रोटेट हो रहा है। तो सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रोटेशनल मोशन एंड सर्कुलर मोशन? तो रोटेशनल मोशन में होता ये है कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे होता है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, हाँ, और एक्सिस जो होता है वो ऑब्जेक्ट के थ्रू पास होता है, या फिर ऑब्जेक्ट ऐसा है और ऑब्जेक्ट को टच होके पास होता है, तो ये ऑब्जेक्ट रोटेट हो पाएगा। बट सर्कुलर मोशन में कैसा होता है, समझो ये ऑब्जेक्ट है और एक्सिस कैसे होता है, दूर होता है ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ रोटेशन अभी कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है, इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। समझा फर्क? रोटेशनल मोशन में एक्सिस या तो ऑब्जेक्ट पे होता है या फिर ऑब्जेक्ट को टच होके होता है।
और सर्कुलर मोशन में एक्सिस से ऑब्जेक्ट से अवे होता है, रोटेशनल में टच होके सर्कुलर में ऑब्जेक्ट से अवे एट सम डिस्टेंस। ओके, तो अभी देखो मैं ये सिस्टम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं डिफरेंट पार्टिकल्स, जैसे कि यहाँ पे देखा आपको पार्टिकल m1 है, हाँ यहाँ पे पार्टिकल m2 है, यहाँ पे पार्टिकल mn है, मतलब सारे पार्टिकल तो मैं बता नहीं सकता ना, तो m1 m2 mn। अभी देखो ध्यान से क्या बोलने वाला हूँ, ये जो एक्सिस है ना, इस एक्सिस से m1 का डिस्टेंस जो होगा वो परपेंडिकुलर है। देखो आप 3D में विजुअलाइज कर रहे हो, मान के चलो आपके पास बुक है ना, इस बुक के आर पार एक्सिस आता है, ऐसे विजुअलाइज करो आपके छत की तरफ घर के, है ना, तो ये एक्सिस ऊपर की तरफ जा रहा है और जो पार्टिकल्स है, जो मासेस है, वो आपके बुक के ऊपर है। तो ये ऊपर जाने वाला एक्सिस जो आपके छत की तरफ जा रहा है और ये मास, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसा है, परपेंडिकुलर है ना। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम बोलते हैं r1। अभी समझो एक और डिस्टेंस कंसीडर करता हूँ, दिस डिस्टेंस इज r2, ये भी परपेंडिकुलर है एक्सिस से। फिर तीसरा वाला डिस्टेंस होगा rn, ये भी एक्सिस से परपेंडिकुलर। तो ये तीनों डिस्टेंस तुम लोग को समझ रहे हो, ऐसे इस पॉइंट को O बोलते हैं जहाँ से एक्सिस पास हो रहा है। अभी देखो इस सिस्टम में मैंने क्या किया, मैंने m1 को सेपरेटली पिक किया, m2 को सेपरेटली पिक किया, mn को सेपरेटली पिक किया एंड सबका क्या कर दिया, एडिशन कर दिया। तो मतलब ना मैं इन जनरल इसको ऐसे लिख सकता था ना, दैट इज I इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस 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 mn rn स्क्वायर। अभी इतना बड़ा तो लिख नहीं सकते क्योंकि अगर समझो 1000 पार्टिकल हुए तो कितना इक्वेशन बड़ा लिखेंगे। सो टू शॉर्ट दिस इक्वेशन हम लोगों ने ये ट्रिक यूज़ किया, समेशन वाला। ये जो सिस्टम है ना, जहाँ पे तुम लोग आराम से एक एक इंडिविजुअल पार्टिकल को बाहर निकाल सकते हो, इस सिस्टम को हम बोलते हैं डिस्क्रीट सिस्टम। ओके, क्या नाम दिया इस सिस्टम को, डिस्क्रीट सिस्टम। और हम इसको याद रखेंगे चावल सिस्टम की तरह, क्योंकि देखो जब आप चावल निकालने जाते हो या फिर चावल में से कुछ भी, आपके पास प्लेट है चावल का और उसमें से इंडिविजुअल चावल आपको बोला पिक करने को, तो आप आराम से पिक कर पाओगे। तो हम इस सिस्टम को बोलेंगे चावल सिस्टम, ताकि हमें याद रहेगा। वैसे ही जैसे यहाँ पे आप लोग मासेस को इंडिविजुअली पिक कर पा रहे हो, बट अगर यही समझो कि इसी चावल सिस्टम का आपने पेस्ट कराया, मतलब उसको मिक्सर में लगाया, उसको पानी के साथ मिक्स किया एंड नाउ यू हैव समथिंग व्हाट वी कॉल एज पेस्ट, है ना, कि जो खिचड़ी बोलते हैं ना हम लोग, तो आपने बेसिकली वो खिचड़ी क्रिएट किया है, एकदम खिचड़ी। तो क्या इस खिचड़ी से तुम लोग वो m1 m2 या फिर इंडिविजुअल चावल निकाल पाओगे? नहीं। दैट्स वाई इस सिस्टम का नाम होता है कंटिन्यूअस सिस्टम। दिखने में ये सिस्टम अपने नॉर्मल सिस्टम जैसा ही लगता है, जैसे कि ये जो अपना नॉर्मल सिस्टम है ना, ये इसके जैसे ही लगेगा, बट उसके जैसा वो होता नहीं है। तो दिखने में कैसे लगता है? एग्जैक्टली सेम लगता है। फ़र्क क्या होता है? फ़र्क इतना ही होता है कि तुम इंडिविजुअली सिलेक्ट नहीं कर सकते। मतलब ये जो M2 है, ये सारी चीज़ें हैं ना, अपने आप गायब हो जाती है, हो गए गायब। तो अभी बचता क्या है फिर? अगर मैं M1 M2 नहीं ले सकता तो क्या ले सकता हूँ इसमें से कॉमन? तो मैं ले सकता हूँ एक पर्टिकुलर रीजन को कॉमन, इसको हम बोलते हैं DM। याद है इसी प्रोसेस को, जहाँ पे हम लोग एक बड़े रीजन से छोटा रीजन चूज़ करते हैं, वी कॉल दिस प्रोसेस एज डेरिवेटिव। और जहाँ पे डेरिवेटिव आता है वहाँ पे इंटीग्रेशन तो आना ही है। सो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन r² dm। अभी दोनों फॉर्मूला को कंपेयर करो, यहाँ पे भी मास है, यहाँ पे भी मास है, यहाँ पे भी r² है, यहाँ पे भी r² है। खाली फ़र्क क्या है? यहाँ पे समेशन है, यहाँ पे इंटीग्रेशन है। दोनों का पर्पस सेम है, बट चूज़ क्यों किया उसका रीज़न अलग अलग है। यहाँ से आप चीज़ें सेपरेटली नहीं निकाल सकते। मैं कंटिन्यूअस सिस्टम की बात कर रहा हूँ। आई होप तुम लोग को ये सब समझ आ गया। तो नाउ लेट्स कंटिन्यू विथ आवर डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तुम लोगों ने एक चीज़ नोटिस की ना, प्रीवियसली मैंने बोला था कि इनर्शिया में मास होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में
आई से डिनोट करते हैं, मतलब इनर्शिया में मास से डिनोट करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आई। तो अभी हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं ना, इसको हम लोग बोलेंगे एनोलॉजी। और इस एनोलॉजी में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग कुछ क्वांटिटीज़ को, कुछ चीज़ों को रिप्लेस करने वाले हैं। व्हाई डोंट वी क्रिएट अ टेबल, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल को स्टडी करने वाले हैं, है कि नहीं। तो अभी एक तरफ मैं लिखता हूँ ट्रांसलेशनल एंड दूसरी तरफ लिखता हूँ रोटेशनल। ठीक है, सिंपल सिंपल सी चीज़ें मैं करने वाला हूँ। ट्रांसलेशनल में कुछ चीज़ें लिखने वाला हूँ, रोटेशनल में उसका क्या होने वाला है वो देखने वाले हैं हम लोग। तो समझो, ट्रांसलेशनल में मैंने एक ये चीज़ लिखी, जैसे मैंने अभी बोला था ट्रांसलेशनल में होता है मास और रोटेशनल में क्या होता है आई, मतलब मोमेंट, यहाँ पे इनर्शिया मास प्रोवाइड करता है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो एम रिप्लेस हो गया आई से। सेकेंड चीज़, लीनियर वेलोसिटी, linear velocity will be replaced by omega, that is angular velocity. Linear acceleration will be replaced by angular acceleration, that is denoted by alpha, है कि नहीं। अगर यही चीज़ें हैं तो अभी why don't we modify our formulas? For example, let's consider kinetic energy. So kinetic energy E will be given as half mv square, बराबर ना। ये फॉर्मूला तो हम लोग स्कूल से जानते हैं। तो रोटेशनल का काइनेटिक एनर्जी कैसे होगा? सो हाफ तो कांस्टेंट है, वो एज इट इज़ रहेगा। m किससे रिप्लेस हो रहा है? m रिप्लेस हो रहा है i से, तो m के जगह आएगा i, एंड v किससे रिप्लेस हो रहा है? ओमेगा से, सो वी गेट हाफ i ओमेगा स्क्वायर। ये तो एक हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया। व्हाई डोंट वी कंसिडर वेरी सिंपल थिंग जो हम लोग हमेशा याद रखते हैं, दैट इज f इज इक्वल टू ma, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर तुम लोग को याद आ रहा है कि ट्रांसलेशन में किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, और रोटेशनल में किसकी ज़रूरत पड़ती है? टॉर्क की। तो फोर्स किससे रिप्लेस होगा? टॉर्क से। मास किससे रिप्लेस होगा? आई से। ए किससे रिप्लेस होगा? अल्फा से। सो वी गेट टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, है कि नहीं। और कोई सिंपल सी चीज़, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट लीनियर मोमेंटम। सो विल डिनोटेड बाय स्मॉल p विच इज़ मास इनटू वेलोसिटी, है कि नहीं। यहाँ पे लीनियर मोमेंटम है, राइट साइड पे वो कन्वर्ट होगा एंगुलर मोमेंटम में। सो एंगुलर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय L, है कि नहीं। m किससे रिप्लेस होने वाला है? I से, एंड v किससे रिप्लेस होने वाला? ओमेगा से। सो वी गेट L इज इक्वल टू I ओमेगा। In fact, you can convert your normal kinematical equation also in rotational coordinate, just like this. देखो, v is equal to u plus at, ये सिंपल सा इक्वेशन है जहाँ पे v होता है फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल एंड a एक्सेलरेशन। सो व्हाई डोंट आई कन्वर्ट these into रोटेशनल कोऑर्डिनेट्स? v चेंज होगा ओमेगा से, u चेंज होगा ओमेगा नॉट, दैट इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, प्लस अल्फा इंटू टी। Why don't I write second equation, that is s is equal to ut plus half at square। जैसे ट्रांसलेशन में s डिनोट करता है डिस्प्लेसमेंट, वैसे एंगुलर में या फिर रोटेशन में s रिप्लेस हो जाता है थीटा से, क्योंकि एंगल कवर कर रहे हैं ना हम लोग। सो थीटा विल बी ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये एक और हो गया। अभी लास्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन which will be v square is equal to u square plus 2as। सो v के जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? v के जगह लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर, और u के जगह ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा, s के जगह थीटा। तो ऐसे ही हमारे फॉर्मूलाज मॉडिफाई होते जाएंगे। अभी इसके नीचे का पेज हम लोग ब्लैंक रखते हैं ताकि ड्यूरिंग द लेक्चर अगर कुछ नए क्वांटिटीज़ हमें ऐड करने हो तो हम उनको आराम से ऐड कर पाएंगे। नाउ वी विल स्टडी सम इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन। मतलब हाँ सर, आपने बोला कि काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आता है रोटेशन का, बट आपने कैसे उसको निकाला, राइट। मतलब आप रैंडमली बोल रहे हो। आप अभी ये जो किया मैंने ना, उसको एनालॉजी बोलते हैं। एनालॉजी में हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को कंपेयर करके उनको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो कितने सारे फॉर्मूला मैंने एनालॉजी करके उड़ा दिए, इजी थे ना। ये सारे फॉर्मूला का कन्वर्जन मेरे को रोटेशनल में करना आ गया, बट आया कैसे वो भी तो मालूम होना चाहिए। तो मैं 3 चीज़ें यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। वी विल सी हाउ E इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर एग्जिस्ट, हाउ टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा एग्जिस्ट, हाउ L इज इक्वल टू आई ओमेगा एग्जिस्ट। एंड ट्रस्ट मी, इन तीनों का जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन बिल्कुल सेम है। मतलब कोई बड़ी चीज़ हमको करनी नहीं है। ओके, तो पहले डेरिवेशन देखते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी का।
so this is our heading, kinetic energy of rotating body. तो क्या करेंगे, ऑब्वियसली एक डायग्राम क्रिएट करेंगे. तो डायग्राम के लिए आई विल चूज़ ब्लू. यू जस्ट हैव टू मेक अ रिजिड बॉडी. कैसे भी दिखे फ़र्क नहीं पड़ता, बट बॉडी जैसा दिखना चाहिए. बेसिकली अमीबा बनाने का है. एंड बायो वाले बोलते हैं कि बायो आता ही नहीं फिज़िक्स में. ओके, थोड़ा अच्छा बनाते हैं. ओके, तो ये बन गया अपना रिजिड बॉडी. ये पॉइंट बनाते हैं ओ, है कि नहीं. 3 पार्टिकल चूज़ करते हैं. एक पार्टिकल है M1, एक पार्टिकल है किधर गया अरे हाँ मिल गया, M1. दूसरा पार्टिकल है M2 और तीसरा पार्टिकल है Mn, है कि नहीं. अभी ध्यान से समझो, ये जो M1 है ना वो O से एट ए डिस्टेंस R1 है. M2 O से एट डिस्टेंस R2 है. एंड Mn O से एट डिस्टेंस Rn है. ओके, सो दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ R है. अभी ना विजुअलाइजेशन करने की ज़रूरत है हमको, सिस्टम को समझने की ज़रूरत है. क्या समझना है वो भी समझो कि अगर तुम लोग M1 को कंसिडर करोगे ना, तो M1 इस एक्सिस को, दैट इज सेंटर वाले एक्सिस के पास कुछ ऐसे घूमने की कोशिश कर रहा है. M1 एज ए इंडिविजुअल बात कर रहा हो. पूरे बॉडी को देखने जाओगे तो पूरा बॉडी तो रोटेट ही हो रहा है, बट M1 को सेपरेटली देखने जाओगे तो M1 सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. क्योंकि देखो M1 बॉडी से दूर है, एक्सिस उससे दूर है, अवे है ना M1 से, तो M1 क्या परफॉर्म करेगा, सर्कुलर. M2 क्या परफॉर्म करेगा, सर्कुलर. Mn क्या परफॉर्म करेगा, सर्कुलर. तो ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट डिफरेंट आर्क लेके सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं. तो वाई डोंट आई ड्रॉ दैट पर्टिकुलर थिंग टू. तो समझो ये M1 है, M1 कुछ ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, M2 कुछ ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, एंड Mn कुछ इस तरह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा. आई होप तुम लोग को डायग्राम अच्छे से समझा है. ये M2 का थोड़ा सा गंदा लग रहा है, लेट्स मॉडिफाई इट. ओके, नाउ वी आर गुड टू गो. तो मेरे को ये तीनों पार्टिकल्स का एक स्ट्रक्चर क्रिएट होके मिल गया. अभी एक याद रखना, ये तुम्हारा जनरल डायग्राम होगा. जो मैं कर रहा हूँ वो तुम लोग नहीं कर सकते, बट तुम लोग इस पर्टिकुलर डायग्राम को याद रखोगे. अभी क्या करने वाले हैं हम लोग स्टडी करने वाले काइनेटिक एनर्जी. इतना तो सबको याद है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, और काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला याद रखना है अपने को. क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला, इजंट इट हाफ mv². तो मैटर क्या करता है इस फॉर्मूला में सबसे ज़्यादा, वेलोसिटी. मासेस तो मैंने बना लिए, M1 M2 Mn है मेरे पास. मैटर क्या कर रहा है अभी, वेलोसिटी. एंड दैट इज़ वाई माई फ्रेंड तुम लोग को कंसिडर करने होंगे वेलोसिटीज़. अभी सबको याद होगा कि एज M1 इज़ परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, M2 इज़ परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, एंड Mn इज़ ऑल्सो परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन. सो दैट मीन्स सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी जो होती है वो होती है टेंजेंशियल. सो लेट्स से दिस इज़ अवर first velocity, we will denote it by v1. This is our second velocity, we will denote it by v2, and this is our nth velocity, we will denote it by vn. And this is how we get our diagram. तो सिंपल वे में अंडरस्टैंड हो गया डायग्राम कैसे मॉडिफाई किया मैंने. v1 v2 एंड v1 लिखा. अभी वाई डोंट आई राइट इट लाइक दिस. देखो पहली चीज़, काइनेटिक एनर्जी फॉर पार्टिकल 1 लिखते हैं. लिखा मैंने फॉर पार्टिकल 1. What is formula of kinetic energy? Isn't it half m1 v1²? क्योंकि वेलोसिटी अलग अलग है ना. सिमिलरली फॉर पार्टिकल 2 you can write it as E2 is equal to half m2 v2². ऐसे कितने पार्टिकल है अपने पास, n पार्टिकल है, तो डॉट 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 करके En भी लिख सकते हो तुम लोग, विच इज़ हाफ Mn
वी एन स्क्वायर। देखो कितना इजी हो गया, मैंने सारे पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी निकाला है कि नहीं। अभी टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी वुड बी इक्वल टू ई, दैट इज इक्वल टू तीनों का एडिशन, दैट इज E1 प्लस E2 प्लस E3, है कि नहीं। बट एक चीज़ तुम लोगों ने नोटिस की क्या, सिंपल सी चीज़ बोल रहा हूँ, V क्या होता है, V होता है आर ओमेगा। ये रोटेशनल से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि V होता है आर ओमेगा। तो मैं V के जगह क्या कुछ ऐसे पुट कर पाऊँगा, रोटेशनल नहीं, सर्कुलर से पढ़ते आ रहे हैं, V इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। तो V के जगह मैं आर ओमेगा लिख पाऊँगा, सो आई विल गेट हाफ M1 R1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सर आपने हर जगह 1 लिखा, खाली ओमेगा के वक्त ओमेगा 1 नहीं लिखा, क्योंकि तुम लोग एक चीज़ बोल रहे हो, ऑब्जेक्ट अलग अलग वेलोसिटी से रोटेट हो रहे हैं, बट सारे ऑब्जेक्ट के लिए ओमेगा का वैल्यू सेम रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक ही एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा है। आई होप तुम लोग को ये सिंपल सी सिस्टम समझ में आ रहा है, तुमको ये लॉजिक अंडरस्टैंड हो रहा है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा रीज़न भी तो लिखना पड़ेगा ना कि क्यों ऐसा बोला है मैंने, तो वो बोलते हैं हम लोग, रीज़न क्या था, क्यों मैंने ऐसा बोला। तो रीज़न बहुत सिंपल था, V इज़ इक्वल टू आर ओमेगा होता है। तो बाय दैट लॉजिक ये हर एक फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा, ये भी मॉडिफाई हो जाएगा, ये भी मॉडिफाई हो जाएगा। तो क्यों ना हम उसको मॉडिफाई करें। तो काइनेटिक एनर्जी E2 भी क्या हो जाएगा, इट वुड बिकम हाफ इंटू M2R2 स्क्वायर, एंड जैसे मैंने बोला था कि ओमेगा ओमेगा ही रहेगा, देन दिस विल बी हाफ M3R3 स्क्वायर ओमेगा। तो अरे ये तो n नंबर का पार्टिकल है ना, तो अपना ये mn हो जाएगा, MnRn स्क्वायर ओमेगा। नाउ व्हाई डोंट आई ऐड ऑल ऑफ दिस। सो जैसे मैं इनको ऐड करता हूँ मुझे कुछ ऐसे मिलता है ना, दैट इज़ हाफ M1R1 स्क्वायर, ओमेगा के टर्म्स में लिखते हैं, सो हाफ M1 R1 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर आई गेस, नहीं हाँ हाफ ओमेगा स्क्वायर आना चाहिए, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, ओके, एंड नॉट ओमेगा। दिस इज ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ M2R2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 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 हाफ MnRn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अभी कौन सी चीज़ें कॉमन आएगी बताओ। तो पहली चीज़ यहाँ से हम लोग को हाफ कॉमन मिलेगा, फिर मिलेगा ओमेगा स्क्वायर। तो क्या मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, आई कैन राइट दैट काइनेटिक एनर्जी E विल बी इक्वल टू हाफ, क्या कॉमन आया, M1R1 स्क्वायर प्लस M2R2 स्क्वायर प्लस 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 MnRn स्क्वायर आया इनटू ओमेगा स्क्वायर। बट देन आई रियलाइज ये इतनी बड़ी चीज़ लिखने से बेटर है मैं इसको समेशन के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सो व्हाई डोंट आई राइट इट लाइक दिस, सो दिस विल बिकम हाफ समेशन ऑफ MIRI स्क्वायर इनटू ओमेगा। चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, तो हम लोग थोड़ा जगह क्रिएट कर लेते हैं। ओके, इनटू ओमेगा। बट देन मुझे एक फॉर्मूला याद आ गया, याद है हम लोगों ने चावल सिस्टम में एक फॉर्मूला क्रिएट किया था, समेशन MIRI स्क्वायर इज़ नथिंग बट I, है कि नहीं। तो अभी मेरा फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा और मुझे मिलेगा काइनेटिक एनर्जी E वुड बी इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर, इधर स्क्वायर है ना, तो ये हुआ तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला। ओके, तो दिस इज़ योर E इज इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर इज़ योर फाइनल फॉर्मूला। आई होप तुम लोग को चीज़ें समझ गई होगी, कैसे मैंने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ किया, कैसे मैंने उसको सिंप्लीफाई किया। जस्ट लाइक दैट वी विल नाउ सी टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी, या फिर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी। टॉर्क एक्टिंग
ऑन अ रोटेटिंग बॉडी। अभी देखो टॉर्क का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जैसे वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में वेलोसिटी था, यहाँ पे था ना ऐसे वेलोसिटी, तो हमने टेंजेंशियली क्या बनाया था, वेलोसिटी। वैसे टॉर्क के फॉर्मूला में टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है ना। जैसे कि टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ, दैट इज़ फोर्स, है कि नहीं। तो फोर्स लिखना पड़ेगा, तो अपना टेंजेंशियल कंपोनेंट अभी वेलोसिटी नहीं होगा, अभी अपना कंपोनेंट होगा फोर्स। तो क्यों ना मैं उस डायग्राम को, सेम डायग्राम को पेस्ट कर दूँ। नाउ आई हैव दैट सेम डायग्राम। अभी इसके ऊपर क्या करना है अपने को, टेंजेंशियली जो कंपोनेंट है वो खाली चेंज होने वाला है। m1 के जगह लगेगा f1, m2 के जगह लगेगा f2 एंड mn के जगह लगेगा fn। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बना ली है। अभी चालू करते हैं प्रोसेस को। देखो सिंपल सी चीज़ है, मुझे सिर्फ टॉर्क का फॉर्मूला याद रखना है ना। तो मैं पहले ऑब्जेक्ट के लिए लिखता हूँ, या फिर फॉर पार्टिकल 1। ओके, तो ये अपना फेवरेट, वी नो, व्हाट डू वी नो, टॉर्क इज, वेक्टर फॉर्म में लिखो, r cross f. How do you remove this particular vector sign? By introducing sign, so we get rf sin theta. But then I realize कि ये दिख रहा है, ये फोर्स है और ये रेडियस है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 है कि नहीं, दिखा कि नहीं। ये हुआ रेडियस, ये हुआ फोर्स, दोनों के बीच का एंगल कितना हो रहा है, 90। उधर ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो इधर देखो, ये रेडियस है, ये फोर्स है, एंगल क्या हुआ, 90, क्योंकि रेडियस होता है नॉर्मल और एफ क्या है, टेंजेंट। नॉर्मल एंड टेंजेंट के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री, हमेशा याद रखना, ये मैथ्स में भी बहुत काम आएगा नीट वालों को छोड़ के। तो अभी देखो साइन थीटा, तो अभी थीटा में कैसे यूज़ करूँगा, 90 यूज़ करूँगा, तो मेरा फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा आर एफ। व्हाट इज साइन 90, साइन 90 होता है 1, है कि नहीं। सिंस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो टॉर्क का मुझे फॉर्मूला मिल गया, मिला कि नहीं। बट देन आई ऑल्सो रियलाइज कि फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, है कि नहीं। तो मेरा फॉर्मूला मॉडिफाई होके हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू आर इंटू एम ए। क्या रीज़न था, सिंस फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एंड देन मैं फिर याद करूँगा कि व्हाट इज एक्सेलरेशन, इजंट इट आर अल्फा। सो ए इज इक्वल टू क्या होता है, आर अल्फा होता है। तो जैसे v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, वैसे a इज इक्वल टू आर अल्फा होता है। तो क्यों ना मैं टॉर्क को मॉडिफाई कर दूँ और मुझे फॉर्मूला मिलेगा टाउ इज इक्वल टू आर एम, उसके बाद फिर एक आर अल्फा आएगा, है कि नहीं। तो क्या होने वाला है यहाँ पे, टाउ का फॉर्मूला मॉडिफाई होके हो जाएगा एम आर स्क्वायर अल्फा, है कि नहीं। अभी देखो मैं पार्टिकल 1 की बात कर रहा था, तो ये टाउ 1 होगा, ये m1 होगा, ये r1 स्क्वायर होगा, बट अल्फा 1 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट एक ही एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेट हो रहा है, दैट एक्सेलरेशन इज अल्फा, है ना। ऐसे ही क्या मैं और पार्टिकल्स के लिए बोल सकता हूँ, सिमिलरली। तो लिखा मैंने मैजिक वर्ड सिमिलरली, तो टाउ 2 क्या बनेगा, इट वुड बी m2 r2 स्क्वायर अल्फा। सेम स्टाइल में टाउ n क्या बनेगा, mn rn स्क्वायर अल्फा, है कि नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, टोटल टॉर्क अगर मैं लिखूंगा तो क्या इसको, टोटल टॉर्क को ऐसे लिख सकते हो, टोटल टॉर्क टाउ विल बी इक्वल टू टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस 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 टाउ n, है ना। तो वाई डोंट आई कंबाइन डेम, एंड जब मैं कंबाइन करूँगा तो कॉमन चीज़ क्या आती है, देखो अल्फ़ा अल्फ़ा अल्फ़ा, ये छोड़ के बाकी सारी चीज़ें ब्रैकेट में आएगी। तो क्यों ना मैं उसको ब्रैकेट की तरह ही लिख लूँ, तो मुझे मिलेगा कुछ इस तरह से, टाउ इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस mn rn स्क्वायर, एंड बाहर आया अल्फ़ा। बट देन आई रियलाइज, अरे ये तो बहुत बड़ा हो रहा है, तो वाई डोंट आई शॉर्ट इट, तो ये हो जाएगा समेशन mi ri स्क्वायर और अल्फ़ा। एंड फिर मुझे रियलाइज़ हुआ, अरे समेशन mi ri स्क्वायर क्या होता है, नथिंग बट आई। तो मुझे फॉर्मूला मिला दैट टाउ इज इक्वल टू आई अल्फ़ा। याद आया, यही चीज़ तो हमको क्या करनी थी, हमें यही चीज़ प्रूव करनी थी। तो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फ़ा हमने जस्ट प्रूव कर लिया।
ओके याद करो फॉर्मूलाज क्या थे। फॉर्मूलाज देखो, काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्रूव कर लिया, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा प्रूव कर लिया, अभी बची लास्ट चीज़ दैट इज एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, इसको भी प्रूव कर लेते हैं। ओके तो हेडिंग क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी। लिखा एंगुलर मोमेंटम एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी। तो लिखा मैंने एंगुलर मोमेंटम एक्टिंग ऑन रोटेटिंग बॉडी। तो अभी देखो क्या करने वाला हूँ मैं, इसको पेस्ट करने वाला हूँ, वही जो डायग्राम है ना शॉर्टकट मारने वाला हूँ। बट तुम लोग जब एग्ज़ाम में लिखोगे तो तुम लोग को ये डायग्राम हमेशा ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके अभी देखो क्या होगा, जैसे एंगुलर मोमेंटम को याद करते हैं, एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम का मेरे को एक जनरलाइज फॉर्मूला याद आ रहा है, दैट इज़ एल इज इक्वल टू आर पी। दैट इज़ अगर मैं लीनियर मोमेंटम को परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे मिलता है एंगुलर मोमेंटम। तो अभी देखो एल के फॉर्मूला में मेन क्या है, पी है, तो जो अपना टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो चेंज होके होने वाला है पी। तो m1 के बाजू में ये टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा p1, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा p2, और ये वाला कंपोनेंट क्या होने वाला है, दिस वन विल बी नथिंग बट pn। मिल गया अपने को, कुछ बड़ी चीज़ नहीं की हम लोगों ने, सिंपल सी चीज़ थी वही कर रही। अभी लिखते हैं सेम डेरिवेशन, देखते हैं क्या लिखेंगे पहले, फॉर पार्टिकल नंबर 1, है ना। तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा L1 विल बी इक्वल टू R1 P1। बट देन आई रियलाइज कि P तो क्या होता है, इजंट इट मास इनटू वेलोसिटी, है ना। तो कैन आई राइट इट एज R1 इंटू M1 इंटू V1। और लॉजिक क्या बताया मैंने कि P इज़ नथिंग बट mv। अभी देखो नेक्स्ट चीज़ क्या करने वाले हैं हम लोग, इस फॉर्मूला को कैसे और मॉडिफाई कर सकते हैं। तो v क्या होता है, v होता है r ओमेगा, तो मुझे L1 मिलेगा R1 M1 R1 ओमेगा। फिर वही चीज़ ओमेगा 1 नहीं लिखूंगा क्योंकि पूरा ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है एक पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी के साथ, तो मैंने वैसे किया, तो मुझे क्या मिला R1 M1 R1 ओमेगा। अभी नेक्स्ट चीज़ देखो क्या होने वाली है, हाँ पहले इसका रीज़न भी तो लिखना पड़ेगा अपने को। तो v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा। अभी देखो क्या होने वाला है, R1 इंटू R1 दैट वुड बी R1 स्क्वायर, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा L1 वुड बी इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर ओमेगा, है कि नहीं। ये पार्टिकल 1 के लिए हुआ। सिमिलरली फॉर पार्टिकल 2, यार ये कौन लिखेगा, इतना नहीं झंझट करेंगे हम लोग, डायरेक्ट लिखेंगे। सिमिलरली L2 would be equal to M2 R2 square omega dash 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 Ln would be equal to Mn Rn square omega। फिर क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो अभी वो लिखते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इन सभी चीज़ों का एडिशन होता है। सो आई गेट L1 प्लस L2 प्लस 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 Ln तक। तो जैसे मैं इन सबको ऐड करूँगा तो क्या चीज़ें कॉमन होने वाली है, तो देखो इसमें से सिर्फ ओमेगा बचेगा ना बाहर, बाकी अंदर क्या बचेगा, M1 R1 स्क्वायर। तो वही चीज़ रिपीट हो रही है, वही सारी चीज़ें। सो टोटल एंगुलर मोमेंटम L M1 R1 स्क्वायर प्लस 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 Mn Rn स्क्वायर। यू कैन सी आई एम बिकमिंग लेजी, मतलब ये क्या बार बार लिखूँ यार, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर, व्हाट विल हैपन टू दिस पर्टिकुलर थिंग, ये नथिंग बट हो जाएगा समेशन ऑफ Mi Ri स्क्वायर इंटू ओमेगा। एंड देन यू रियलाइज कि सर ये तो होता है I, मैं बताऊँगा ये होता है I। क्या मिला, L इज़ इक्वल टू I ओमेगा। सो दिस इज़ हाउ तुम लोगों ने 3 चीज़ें प्रूव कर दी यूजिंग द सेम डेरिवेशन। ये थोड़ा लंबा हो गया है बट जानबूझ के लिखा है ताकि तुम लोग को इनिशियली समझे एक प्रॉपर वे, एक स्टैंडर्ड वे, है ना। तो कैसे होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी का फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, काइनेटिक देन टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, एंड देन एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो आई होप तुम लोग को ये सारी चीज़ें समझी है। एंड आफ्टर दीज थिंग्स
आई विल बी टॉकिंग अबाउट वन वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट जो आगे चल के हमें यूज़ होने वाला है, एंड दैट कंसेप्ट इज़ नथिंग बट व्हाट वी कॉल एज रेडियस ऑफ गायरेशन. हुआ ये कि न्यूटन ने जितने भी लॉ बनाए ना, सब में झोलता. मतलब ऐसा नहीं कि लाइक वो लॉ अच्छे नहीं थे. इफ़ यू कंसिडर दोज लॉज एंड यू डेट देम बैक टू 1700 सेंचुरी, मतलब 1700 के टाइम पे न्यूटन कुछ था, तो उसके सेंचुरी के हिसाब से जब चर्च वाले लोग साइंस की डिस्कवरी करने पर फटके मारते थे, है ना, मतलब किसी ने बोला हाँ कि अर्थ राउंड है, उसको उठाया फटके मारे. किसी फीमेल साइंटिस्ट ने बोला कि या दिस इज़ लाइक दिस एंड दिस शुड बी लाइक दिस, तो उसको विच बोलते थे, उसको ज़िंदा जलाते थे. वैसे ज़माने में न्यूटन आता है, और न्यूटन मतलब उसके टाइम पे तो लाइट था. कोपरनिकस वगैरह असली बंदे थे जिन्होंने ज़्यादा फटके खाए हैं. सो इट वाज लाइक दिस. आप घर से बाहर निकल रहे हो, बाहर पुलिस वाले डंडा लेके खड़े हैं जस्ट लाइक दैट. चर्च वाले डंडा लेके खड़े रहते थे, लिटरली पकड़ते थे एंड पब्लिक प्लेस में शेम करते थे. क्यों? क्योंकि आप साइंस हो, आप साइंस से रिलेटेड बोल रहे हो, तो आप कुछ लाइक विच क्राफ्ट कर रहे हो, मैजिकल कर रहे हो. बट इट्स नॉट लाइक दैट. तो न्यूटन ने भी बहुत सारे फॉर्मूला दिए. द थिंग इज़ लाइक दैट कि करंट टेक्नोलॉजी को याद रखते हुए उस चीज़ों में बहुत सारे फॉल्ट आते हैं. तो वो फॉल्ट को ओवरकम करने के लिए हम लोगों को चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है. जैसे कि अगर मैं तुम लोग को बोलूँ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाओ. कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर? पहले ऑब्जेक्ट तो बना देते हैं. इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाओ ईस्ट के डायरेक्शन में, तो आओ तुम लोग ईस्ट के डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे. बट इशू ये होगा कि यहाँ लगाए, यहाँ लगाए, यहाँ लगाए, कहाँ लगाए, है कि नहीं? क्योंकि ईस्ट इधर है इतना तो सबको पता है, दिस इज़ योर ईस्ट, बट एग्जैक्टली कहाँ लगाना है. तो न्यूटन के हिसाब से जो फोर्सेस लगते हैं वो उस बॉडी पे नहीं लगते, उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे लगते हैं. तो समझो ये मेरा बॉडी है एंड उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास ये है. तो अभी जब मैं बोलता हूँ कि ईस्ट में फोर्सेस लगाओ, तो फोर्सेस डायरेक्ट यहाँ पे लगेगा. तो अभी ये कन्फ्यूजन ही दूर हो गया कि फोर्स यहाँ लगेगा कि यहाँ लगेगा, है कि नहीं? तो सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट क्या होता है? द एंटायर मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट अ सिंगल पॉइंट. समझो, फिर से बोल रहा हूँ. द एंटायर मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट अ सिंगल पॉइंट. तो अगर मैं एक रिजिड बॉडी बनाऊंगा यहाँ पे कुछ इस तरह से, नहीं ये तो ऐसा कुछ रिजिड बॉडी मैंने बनाया है एंड इसका एक्सिस भी बनाना पड़ेगा ना. तो वाई डोंट आई मेक वन एक्सिस दैट इज पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर बॉडी. आई होप तुम लोग को 3D विजुअलाइजेशन हो रहा है कि बॉडी 3D में कैसे दिखेगी, है कि ना. अभी देखो, दिस इज़ योर एक्सिस एंड यहाँ पे ऐसे बॉडी रोटेट होने की कोशिश कर रही है. दिस इज़ योर पॉइंट ओ. अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये बॉडी को हम लोग रिप्लेस करने वाले उसी के सेंटर ऑफ मास से. अभी विजुअलाइजेशन से समझोगे कि ये बॉडी का ये वाला रीजन राइट साइड में ज़्यादा है, तो उसका सेंटर ऑफ मास भी राइट साइड में किधर तो सिचुएटेड होगा. वाई डोंट वी थिंक दैट उसका सेंटर ऑफ मास समवेयर अलॉन्ग हेयर है. लेट्स से दिस इज इट्स सेंटर ऑफ मास. बनाया सेंटर ऑफ मास. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन क्या कर सकते हैं हम लोग? इस पूरे बॉडी का मास इस पर्टिकुलर पॉइंट पे शिफ्ट कर सकते हैं. तो अपना डायग्राम मॉडिफाई होके कैसे हो जाएगा? देखो, अपना डायग्राम कुछ इस तरह दिखेगा. ये अपना डायग्राम था पहले. एक्सिस तो एज इट इज़ रहेगा ना, तो ये मैंने एक्सिस बनाया. अब इस सेंटर ऑफ मास जहाँ पे था वहीं पे अपने बॉडी का पूरा मास सिचुएटेड होगा. कैन यू सी दिस पर्टिकुलर थिंग? तो पहले पूरे बॉडी का मास जो m था, अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट का मास भी कितना हो गया है? m जितना ही. समझ रहे हो ना? मतलब पूरे बॉडी के मास को मैंने कॉन्सेंट्रेट कर दिया है. अभी दूसरी चीज़, अगर तुम लोग कंसेप्ट याद करोगे तो मैंने बोला था अगर एक्सिस बॉडी के ऊपर हो तो बॉडी रोटेशन करती है. बट अभी इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में एक्सिस तो बॉडी के बाहर गया है, तो बॉडी अभी रोटेशन नहीं करेगी. बॉडी क्या करेगी? सर्कुलर करेगी. और एक चीज़ है, ये रियल लाइफ में नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपके मन में हो रही है. ये मन की बात चालू है यहाँ पे. खाली फ़र्क इतना है, ये रात को 8 बजे नहीं चालू हो रही है. अभी देखो क्या होने वाला है. अभी यहाँ से मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगा ताकि मैं इसका पाथ शो कर सकूँ, है कि नहीं? तो वाई डोंट आई मेक अ सर्कल. सो ये कुछ ऐसे इस तरह से सर्कल क्रिएट हो गया. अभी इस सर्कल के सेंटर में जो रेडियस क्रिएट होता है ना,
that radius from the axis is nothing but what we call as radius of gyration. तो क्या किया मैंने, suppose that entire mass of the system is concentrated at a single point, that is center of mass. Now if this center of mass is performing a circular motion, it is performing it along a radius, right? तो वो जो रेडियस होता है उसी रेडियस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, और इसको डिनोट करते हैं बाय द सिंबल के. कुछ बड़ी चीज़ नहीं होने वाली है. फॉर्मूला देखो बहुत सिंपल सा रहने वाला है. देखो आई लिखते थे हम लोग फॉर्मूला में, यहाँ पे भी लिखूंगा आई. मास लिखते थे, मतलब समेशन एम होता था, बट यहाँ पे एक ही तो मास है, टोटल मास, तो लिखूंगा एम. वहाँ पे भी रेडियस होता था जिसका स्क्वायर होता था, यहाँ पे भी होगा एम के स्क्वायर. तो मिल गया ना तुमको फॉर्मूला. ये ना बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर. अभी इस फॉर्मूला से मॉडिफाई करके मैं k को सेपरेट निकाल सकता हूँ. हाँ, बट बिफोर दैट व्हाट इज़ यूनिट ऑफ आई, वो भी तो इम्पोर्टेंट है, जान लेना ज़रूरी है. देखो मास का यूनिट क्या होता है, kg, k होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर मीटर स्क्वायर. तो तुम्हारा यूनिट कैसे हो जाएगा, यूनिट वुड बी kg मीटर स्क्वायर, है कि नहीं. तो इसे एक बात तो पता चल गई, k मीटर में है, k डिस्टेंस है, तो उसका यूनिट सेपरेटली लिखने की ज़रूरत नहीं. बट अगर कोई पूछे कि k का फॉर्मूला क्या है, तो क्या करोगे तुम लोग, m को डिवाइड करोगे देन स्क्वायर रूट ले लोगे, है कि नहीं. तो तुम्हारा फॉर्मूला मॉडिफाई होके हो जाता है k इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I बाय m. मिल गया तुम्हारा रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला. ओके, अभी ये रेडियस ऑफ गायरेशन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है. इसका यूनिट क्या बोला था मैंने रेडियस ऑफ गायरेशन का, मीटर. तो डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका, L1, जिसको लिखना आता है. L1 इज नथिंग बट डिस्टेंस, राइट. ओके, अभी रेडियस ऑफ गायरेशन लिखा, बट उसका इंपॉर्टेंट कुछ तो है ना. ओके, एक बात समझो, सिग्निफिकेंस ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड्स एग्जाम में आता है. लेट्स राइट सिग्निफिकेंस ऑफ के. मतलब मैं बार बार रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं लिखने वाला हूँ, मैं डायरेक्टली के लिखने वाला हूँ. बट तुम लोग कैसे पढ़ोगे, तुम लोग पढ़ोगे सिग्निफिकेंस ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन. चैटिंग करते वक्त भी हम लोग ओके नहीं लिखते, के लिखते. के इज़ वेरी गुड फॉर सेविंग टाइम. ओके, तो सिग्निफिकेंस ऑफ के में और क्या क्या आएगा. तो पहली बात तो रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड्स, रेड से नहीं लिखेंगे, अच्छा नहीं लगता. के डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड होता है पता है कि, इट डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ बॉडी. मतलब जैसे बॉडी का शेप होगा, जैसे बॉडी का साइज होगा, उसके हिसाब से के का वैल्यू चेंज होगा, है कि नहीं. देन सेकेंड चीज, के मेजर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास. distribution of mass about axis of rotation. मतलब कैसे यार, ये क्या बोल रहा हूँ मैं. तो पहली बात तो ये तो सबको समझा होगा कि शेप एंड साइज के हिसाब से के का वैल्यू चेंज होगा. सेकेंड चीज़, के बताता है कि मास कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. फॉर एग्जांपल विजुअलाइज करो कि के का वैल्यू छोटा आ रहा है. क्या आ रहा है, के का वैल्यू छोटा. दैट मीन्स क्या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जो भी मास डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो क्लोज है बॉडी के, है कि नहीं. तो के वैल्यू के हिसाब से तूने कमेंट किया, किसके ऊपर कमेंट किया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास. अगर के का वैल्यू बड़ा आ रहा है दैट मीन्स मास जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो बॉडी से कैसे है, या फिर एक्सिस से कैसे है, एक्सिस से दूर है कि नहीं. आई होप तुम लोग को विजुअलाइजेशन समझ रहा है, रेडियस ऑफ गायरेशन अच्छी तरह से समझ रहा है. अभी इस रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए एक टेबल है जो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट ये टेबल के वैल्यूज़ चेंज होते हैं. तो अभी हम लोग को थोड़ी सी जगह चाहिए, तो हम लोग क्यों ना जगह क्रिएट करें. ये इधर शिफ्ट करते हैं, ये फॉर्मूला उसी के बाजू में डाल देते हैं, भी अच्छा लग रहा है. और क्या कर देते हैं, ये सिग्निफिकेंस को भी ऊपर कर देते हैं. ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू.
मतलब अभी मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो k है ना उसके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ है जो इंटीग्रेट करके एक्सपेरिमेंटेशन करके हमने निकाले हैं. दीज आर नॉट इनटू योर सिलेबस, सो यू डोंट हैव टू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर वैल्यूज़, बट तुम लोग को याद रखने हैं कि ये या दिस पर्टिकुलर थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट. बस ये याद रखना कि ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है और तुम लोग को इसको याद रखना है. तो क्यों ना मैं एक टेबल क्रिएट करूँ. उस टेबल में हम लोग लिखेंगे बॉडी एंड उसका के का वैल्यू. तो पहली जो बॉडी है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो या तो रिंग हो सकता है या फिर हॉलो सिलेंडर. अच्छा, रिंग कैसे होता है सबको पता है, सबको दिखता है कैसे होता है रिंग, ऐसा और ऐसा है कि नहीं. अच्छा, ये गंदा रिंग बन गया बट तुम लोग को विजुअलाइजेशन तो हो रहा है. और हॉलो सिलेंडर कैसे होता है, हॉलो सिलेंडर भी समवॉट लाइक ऐसे ही होता है ना. हाँ, हॉलो सिलेंडर जिसको थोड़ा सा थिकनेस होता है. तो देखो ये रिंग ही हुआ बट रिंग को नीचे खींचा गया है, रिंग को हाइट दिया गया है. तो रिंग एंड हॉलो सिलेंडर वन एंड द सेम चीज़ें हो गई. तो उसका रेडियस ऑफ गायरेशन के होता है, उसका वैल्यू इक्वल टू रेडियस होता है, दैट इज़ आर. फिर सेकंड जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो होता है डिस्क और सॉलिड सिलेंडर. बाय द वे गाइज, कभी कभी क्वेश्चंस में आते हैं ना, अलग अलग वर्ड्स यूज़ होते हैं डिस्क के लिए. एक वर्ड है फ्लाई व्हील. ये फ्लाई व्हील गाड़ी के इंजन्स में यूज़ होता है या फिर बहुत सारे मैकेनिज़म्स में. मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट सा पार्ट है. तो ये फ्लाई व्हील डिस्क के शेप का होता है. सेकेंड चीज़ व्हील. थर्ड चीज़ सर्कुलर प्लेट. तो ये सारी चीज़ें डिस्क के अंदर आती है. समझ रहे हो. अभी देखो डिस्क और सॉलिड सिलेंडर, अभी ये सेम कैसे हुए. समझो ये तुम्हारा डिस्क है ना. डिस्क क्या होता है, इसको कुछ थिकनेस होता है. अभी इसी थिकनेस को थोड़ा बड़ा कर दो ना, क्या हो रहा है, ये सॉलिड सिलेंडर हो रहा है कि नहीं. तो दैट मीन्स डिस्क और सॉलिड सिलेंडर के लिए भी फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा. एंड ये फॉर्मूला होता है R/√2, है कि नहीं. तो अभी देखो थर्ड, ये सेकेंड चीज़ हो गई. अभी थर्ड चीज़ क्या होगी, सॉलिड स्फीयर के लिए. तो सॉलिड स्फीयर के लिए जो फॉर्मूला होता है ना वो कुछ इस तरह से होता है. इट इज़ √2/5R. ओके. देन नेक्स्ट फोर्थ चीज़ जो हमें लगने वाली है दैट इज़ नथिंग बट हॉलो स्फीयर. और हॉलो स्फीयर के लिए फॉर्मूला होता है √2/3R. सर बट ये हम लोग के जो ले रहे हैं उसका फ़ायदा क्या है. देखो अगर तुम लोग के यूज़ करोगे ना तो तुम्हें मिलता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है कि नहीं. और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट सेंटर ऑफ मास. तो अगर हम लोग के किसी भी फॉर्मूला में पुट करेंगे तो मुझे IC मिलता है, IC. और IC का मतलब भी समझ लो. IC होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, है कि नहीं. तो अभी पहला फॉर्मूला देखो, पहले फॉर्मूला कैसे मॉडिफाई करेंगे. तो अपने रिंग के लिए फॉर्मूला क्या था, I=mk² था. और मतलब ये जनरल फॉर्मूला था. और रिंग के लिए के का वैल्यू क्या है, R है. तो मेरा फॉर्मूला मॉडिफाई होके mr² हो जाएगा. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ. मैं जस्ट के का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ अपने जनरल फॉर्मूला I=mk² में. सो आई विल गेट समथिंग लाइक दिस. आई विल गेट I=IC=mr². अभी डिस्क के लिए भी सेम चीज़ पुट करके देखते हैं. देखो क्या फॉर्मूला था, याद करो, mk² था. के की जगह अभी क्या डालोगे, R/√2. तो R/√2 का स्क्वायर क्या होगा, R²/2. तो IC क्या मिला डिस्क के लिए या फिर सॉलिड सिलेंडर के लिए, mr²/2. तो फॉर्मूला मॉडिफाई कर लेते हैं. तो अपना फॉर्मूला हो जाएगा IC विल बी इक्वल टू mr²/2. फिर नेक्स्ट सॉलिड स्फीयर के लिए सेम स्क्वायर करके ऐड कर लो. सो दैट वुड बी 2/5 mr². आई होप तुम लोग को समझ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ. और ये क्या हो जाएगा हॉलो स्फीयर के लिए, इट वुड बी 2/3 mr². ऐसे डिफरेंट ऑब्जेक्ट है जिसके लिए डिफरेंट चीज़ें आती है. सो वाई डोंट यू सर्च अप फॉर देम. जैसे कि एक होता है सॉलिड सिलेंडर तो हो गया अपना. थिन रॉड होता है. थिन रॉड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर रेडियस ऑफ गायरेशन होता है L/√12. चलो लिख ही लेता हूँ तुम लोग के लिए. किधर लिखे, जगह ही ख़त्म हो गया. तो
तो फिफ्थ थिन रॉड, okay, and for thin rod its value is L by, that is length by root 12. okay, थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते तो कर लेते हैं हम लोग, इसको उड़ा ही देते, जाने दो. So I can write this as like this. This is root 2 by 3 r. Okay, now we can modify it further and I can write it as L by root 12. तो इसका IC का फॉर्मूला कैसे होगा मॉडिफाई होके, इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, सो वी विल गेट ml स्क्वायर बाय 12. देखो कुछ बड़ी चीज़ नहीं की है मैंने मैं क्या पुट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ k का वैल्यू पुट करते जा रहा हूँ. अपना जो जनरल फॉर्मूला है I इज़ इक्वल टू एम के स्क्वायर, उसके अंदर. आई होप तुम लोग को रेडियस ऑफ गायरेशन का कंसेप्ट भी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो चुका है. ओके, सो वंस यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट, वी विल बी फोकसिंग ऑन समथिंग दैट वी कॉल एज रोलिंग मोशन. ओके, लेट्स स्टार्ट विथ रोलिंग मोशन. बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, सबको अच्छे से समझेगा. सो चलो बात करते हैं रोलिंग मोशन के बारे में. तो रोलिंग मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए क्यों ना हम एक सरफेस क्रिएट करें. सो लेट्स मेक अ सरफेस. तो ये अपना रास्ता है, इस रास्ते पे एक ऑब्जेक्ट रोल होने वाला है. ऑब्वियसली ये गोल होना चाहिए. भी इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा लगता है, वेट. ओके, बन गया. चलो, सो दिस इज़ अवर सर्कल या स्पीयर जो रोल हो रहा है एक सरफेस पे. ओके, अभी जब ये रोल होता है तो याद रखना ये क्या करने वाला है, ये सीधे भी जाने वाला है. दैट मीन्स इट विल हैव सम लीनियर वेलोसिटी एज वेल एज इट विल बी रोटेटिंग, है कि नहीं. ये गोल घूम रहा है क्योंकि रोलिंग में क्या होता है, ऑब्जेक्ट स्लाइड भी होता है, स्लाइड नहीं, ऑब्जेक्ट आगे भी जाता है, ट्रांसलेट भी होता है और रोटेट भी होता है. तो कहने से जब मैं रोलिंग मोशन की बात करूँ या फिर उसका काइनेटिक एनर्जी निकालने की कोशिश करूँ, सो दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल. इतना तो सबको समझा है. व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, इजंट इट हाफ mv स्क्वायर. एंड व्हाट अबाउट काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, हाफ I ओमेगा स्क्वायर, है कि नहीं. अभी देखो थोड़ी सी चीज़ें मॉडिफाइड करते हैं. मुझे एक चीज़ याद आ गई अभी जस्ट जो मैंने सिखाई थी, रेडियस ऑफ गायरेशन. सो I कैन बी रिटर्न एज mk स्क्वायर. सो तुम्हारा फॉर्मूला जो है वो मॉडिफाई होकर कुछ इस तरह से हो जाएगा. व्हाट विल यू गेट, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mk स्क्वायर. और एक चीज़ याद था तुम लोगों को, सिंस I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, ये तो एक रीज़न हो गया. और एक चीज़ है ना, V इज इक्वल टू क्या होता है, R ओमेगा. देयरफॉर ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ मैं, V बाय R. तो वही चीज़, ये जो चीज़ है ना ओमेगा V बाय R, मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने वाला हूँ तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा. सो व्हाट विल आई गेट एट द एंड, आई विल गेट V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, है कि नहीं. अभी देखो इसके आगे क्या करने वाले हैं हम लोग, ये R को थोड़ा बड़ा R लिखते हैं ताकि रेडियस के टर्म्स में एक्सप्लेन कर पाए. ऐसा ज़रूरी नहीं कि बड़ा R ही होना चाहिए, यू कैन राइट इट एज स्मॉल R ऑल्सो, देयर इज़ नो बिग डील. अब एक बात बताओ, यहाँ से क्या क्या चीज़ें कॉमन आ सकती है. मुझे तो यहाँ पे हाफ दिख रहा है, यहाँ पे हाफ दिख रहा है, यहाँ पे m दिख रहा है, यहाँ पे m दिख रहा है, वी स्क्वायर. तो ये सारी चीज़ें मैं कॉमन आउट कर सकता हूँ या फिर कॉमन निकाल सकता हूँ. सो क्यों ना मैं इनको कॉमन निकालूँ. सो आई विल गेट समथिंग लाइक दिस, आई विल गेट हाफ mv स्क्वायर कॉमन. यहाँ से बचेगा 1 तो मैं इधर लिखूँगा 1 और राइट साइड में बचेगा k स्क्वायर बाय r स्क्वायर. एंड दिस इज़ हाउ माय फ्रेंड वी गेट काइनेटिक एनर्जी रोलिंग. एक और चीज़ नोटिस की तुम लोगों ने, ये जो हाफ mv स्क्वायर है ना,
दिस पर्टिकुलर थिंग हाफ एम वी स्क्वायर, ये वाली बात कर रहा हूँ मैं। तो ये हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल ओनली ना। सो तुम्हारा फॉर्मूला एक और वे में तुम लोग लिख सकते हो, दैट इज ई रोलिंग इज नथिंग बट ई ट्रांसलेशनल टाइम्स 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो अगर तुम लोग जैसे मैंने डिफरेंट के वैल्यूज़ लिख के दिए, वो वैल्यूज़ पुट करते जाओगे तो तुम लोग को रोलिंग एनर्जी मिलेगा उस ऑब्जेक्ट के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई बोले स्पीयर, तो मैं के लिए वैल्यू क्या पुट करूँगा, मैं पुट करूँगा √2/5 आर। ऑब्वियसली उसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर आर कैंसिल हो जाएगा, ये आगे की चीज़। बट तुमको कंसेप्ट समझा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? वेरी गुड। नाउ लेट्स टॉक। ये तो तुम लोगों ने क्या देखा, रोलिंग मोशन देखा, राइट। बट ये रोलिंग मोशन ऑन अ फ्लैट सरफेस था। अभी नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम लोग रोलिंग मोशन देख रहे हैं ऑन इंक्लाइंड प्लेन। सो लेट्स स्टडी दैट पर्टिकुलर पार्ट। सो लेट्स स्टडी रोलिंग मोशन ऑफ अ बॉडी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सी कंसेप्ट है, विदाउट स्लिपिंग बोल रहा है, मतलब बॉडी स्लिप नहीं होना चाहिए बिल्कुल। ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ओके, तो मतलब बेसिकली हम लोगों ने लिखा है कुछ तो इंक्लाइंड प्लेन करके वगैरह। तो अभी इंक्लाइंड प्लेन लिखा है तो इंक्लाइंड प्लेन बनाना भी तो पड़ेगा ना। सो व्हाई डोंट वी मेक वन इंक्लाइंड प्लेन। ऐसा कुछ है, बट ये दिखने में अच्छा नहीं लगता है, तो दिखने में अच्छे वाला प्लेन बनाते हैं। बन गया। सेकेंड चीज़, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट भी तो दिखाना है जो रोल हो रहा है, तो एक छोटा सा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ये भी बन गया। अब इस ऑब्जेक्ट को उठाते हैं और यहाँ पे रखते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट आ गया। अभी ये ऑब्जेक्ट एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करने वाला है कि नहीं, एंड कवर करने के बाद वो बॉटम में आने वाला है। लेट्स से ये जो सर्टेन डिस्टेंस वो कवर करने वाला है, दैट इज़ नथिंग बट एस, या फिर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस एस कवर कर रहा है। हाँ, सेकेंड चीज़, ये जो हाइट है उसकी, दैट हाइट इज़ नथिंग बट एच, ये हाइट एच है, और ये एंगल जो है हम लोग कंसिडर कर रहे हैं वो एंगल थीटा है। अभी याद रखो, हम लोग स्कूल से एक सिंपल सा प्रिंसिपल कर रहे हैं, है ना। हम वो प्रिंसिपल क्या बोलता है अपने को, कि काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी क्यों, कोई भी एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, है कि नहीं। तो अपने पास काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसलेट करने के लिए कोई तो एनर्जी पहले अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट एक सर्टन हाइट पे है, बराबर, और जब भी हाइट का इंट्रोडक्शन होता है तो एक एनर्जी सबके माइंड में आता होगा, यस एग्जैक्टली, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अभी मान के चलो कि इसका इनिशियल वेलोसिटी जो भी u है वो 0 है, बट जब ये रिटर्न नीचे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो ऑब्वियसली इट विल हैव सम वेलोसिटी v ना। अपना गोल है कि वो कितने वेलोसिटी से नीचे आएगा वो निकालना है, समझ रहे हो। तो अभी चलो चालू करते हैं। तो अपना प्रूफ कैसे स्टार्ट होगा, अपना प्रूफ स्टार्ट होगा वो अपना फेवरेट वाला स्टेटमेंट लिख के, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। अरे बट रुक, ये काइनेटिक एनर्जी कौन सा टाइप का है, ये काइनेटिक एनर्जी है रोलिंग टाइप का, क्योंकि जब वो नीचे आता है तो वो रोल होके आता है, बराबर कि नहीं। अभी मेरे को एक बात बताओ, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, इजंट इट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले तुम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला स्टडी किया, राइट, रोलिंग का। तो वो क्या था, हाफ mv² 1 + k² बाय r स्क्वायर। तो वाई डोंट आई पुट दैट फॉर्मूला ओवर हियर। सो आई विल गेट समथिंग लाइक दिस, आई विल गेट half mv² that is translational, then 1 + k² by r स्क्वायर, है कि नहीं। अभी देख, गोल था v निकालना, तो v निकालेंगे। यहाँ से क्या क्या कैंसिल होता है, एक m कैंसिल होने वाला है, ओके। ये 2 इधर जाने वाला है,
और ये भी डिवाइड में आने वाला है, तो मैं वी स्क्वायर को एक तरफ रखता हूँ, बाकी सारी चीज़ों को लेफ्ट साइड लेके आता हूँ, तो मुझे फॉर्मूला मिलेगा सॉरी मुझे फॉर्मूला मिलेगा वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2gh अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अरे बट ये तो स्क्वायर के टर्म में था ना, व्हाट इफ़ आई वांट टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट, देन माई स्क्वायर रूट वी विल बिकम अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। हो गई चीज़ें सॉल्व। तो मतलब यहाँ पे भी देखो कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर के बार बार आ रहा है कि नहीं। तो अगर तुम लोग के पास के का डेटा अवेलेबल है तो सारी चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाएगी। अभी ये तो तुम लोगों ने निकाला वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला क्रिएट हो गया है कि नहीं। अभी हमें वेलोसिटी छोड़ के एक्सेलरेशन क्रिएट करना है या फिर एक्सेलरेशन का कोई फॉर्मूला क्रिएट करना है। सो हाउ कैन आई क्रिएट दैट एक्सेलरेशन? हैव यू हर्ड अबाउट काइनेमेटिकल इक्वेशन? हाँ पता है क्या है, जिसमें v हो, a हो और s हो, क्योंकि बाकी मेरे को टाइम के बारे में कुछ कमिट ही नहीं किया है ना इन्होंने, टाइम के बारे में पता ही नहीं है, तो कैसे मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो वी नो ऐसा इक्वेशन जहाँ पे टाइम एलिमिनेट हो जाता है, दैट इज़ वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट गाइस। अभी देखो ध्यान से क्या करने वाला हूँ मैं, बट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ 0। अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी को 0 पुट करूँगा तो मेरा फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा ना, दैट इज़ वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0 प्लस 2as। मेरा गोल है a निकालना, सो a वुड बी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s। अभी कितने लोगों को वी स्क्वायर याद आ रहा है? यहाँ पे ये जो किया था तुम लोगों ने वी स्क्वायर ही किया था ना, तो क्यों ना हम इस पूरी चीज़ को वहाँ पे शिफ्ट किए जाए वी स्क्वायर की जगह। तो मैं यहाँ से जब फॉर्मूला मॉडिफाई होगा a का, मुझे मिलेगा a इज़ इक्वल टू, आई विल पेस्ट दिस पर्टिकुलर थिंग, और साथ ही साथ इसके बारे में मत भूलना 2s। एक्चुअल में देखोगे तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2s, 1/2s। तो यहाँ पे भी मैं वही चीज़ कर रहा हूँ, इसको लिखूँगा इंटू 1/2s, है कि नहीं। अभी देखो ध्यान से क्या क्या चीज़ें कैंसिल होती है यहाँ पे, तो मेरे को एक ही दिख रही है वैसे, दैट इज़ नथिंग बट 2। तो यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो गया। मैं जानबूझ के ना एक सिंपल सी चीज़ यहाँ पे करने वाला हूँ, वो बाद में पता चल ही जाएगा तुम लोग को, बट ट्रिगो यूज़ करने वाला हूँ। क्यों सर ट्रिगो यूज़ किया, करना पड़ता है। देखो ट्रिगो में कैसे करने वाले हैं हम लोग, ये डायग्राम दिख रहा है, ये वाला डायग्राम जो आपके सामने है, इसमें से साइन थीटा निकालने वाले हैं। टेल मी व्हाट विल बी आवर साइन थीटा। सो साइन थीटा वुड बी, isn't it, opposite upon hypotenuse, so I can write sin theta as h divided by s। सर बट इसकी ज़रूरत क्या थी? तो अगर अभी तुम लोग फिर से ओरिजिनल यहाँ पे आओगे, कैन यू सी दिस h डिवाइडेड बाय s, है ना, बट h डिवाइडेड बाय s क्या था अभी देखा, साइन थीटा। तो तुम लोग को एक्सेलरेशन मिल जाएगा, एक्सेलरेशन वुड बी इक्वल टू g साइन थीटा और नीचे डिवाइड बाय जो भी है, दैट इज़ 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। या नोटिस किया तुम लोगों ने यहाँ पे क्या रिप्लेस किया? तुम लोगों ने रिप्लेस किया h बाय एस को। क्या है h बाय एस? h बाय एस है साइन थीटा, जो डायग्राम में मैंने शो किया। इसी तरह से तुम लोग को एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला मिल गया है। ओके, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी तुम्हारे पास रेडी हो गया है। अगर कोई तुमको बोले कि टाइम निकालो, तो टाइम का फॉर्मूला भी तुम लोग डेवलप कर सकते हो। कैसे? तुम्हारे पास टाइम के लिए इक्वेशन है कि नहीं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी का वैल्यू डालो, ए का वैल्यू डालो, मॉडिफाई करो। बट अगर न्यूमेरिकल में वही चीज़ आती है तो आई वुड सजेस्ट कि टी का फॉर्मूला याद रखने से बेटर है तुम लोग पहले v कैलकुलेट करो, देन ए कैलकुलेट करो एंड देन डायरेक्टली टी निकालो, क्योंकि टी का फॉर्मूला डेवलप करने के लिए बहुत सारा टाइम जाता है। इट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम। आई होप तुम लोग को ये चीज़ें समझ रही है।